अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज 15 अप्रैल 2022 है और सुबह का वक्त है। अभी तक की जो क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़, अपडेट, इंफॉर्मेशन और एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के लास्ट में जाके एक आप दोस्तों के लिए मैंने सरप्राइज रखा हुआ है। कू कोइन के हवाले से एक प्ले टू अर्न गेम है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसको आपने लास्ट में वॉच करना है, एंड तक ये वीडियो को देखिएगा। दूसरा, कल से क्रिप्टो मार्केट की जो कम्युनिटी है, सोशल मीडिया है, सारा एक चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ आपके साथ क्यों ना मैं वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। ये एक आपको स्क्रीन पे मैसेज नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन है बिटवीन इलन मस्क और जो ट्विटर के चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो मेंबर्स के चेयरपर्सन है ब्रेट टेलर। उनको इलन मस्क ने उनके साथ ये कम्युनिकेशन किया है। अब ये कम्युनिकेशन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी इसकी जिस्त ले ले कि ये हुआ क्या है। आपको याद होगा इलन मस्क ने सबसे पहले एक पूल कंडक्ट किया जिसमें उसने कहा कि ये ट्विटर जो है, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, मतलब पहले उसकी पॉलिसीज पे एक पूल लिया। फिर उसके बाद इलन मस्क ने ट्विटर के शेयर खरीदे। तकरीबन सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डर था ट्विटर के स्टॉक्स का, तो वो इलन मस्क ने वो लिया। फिर उसके बाद गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बन रहा है, फिर वो नहीं बन रहा है। ये सिलसिला सारा जारी था। इस दौरान इलन मस्क ने कहा कि आप अगर सब चाहें, जितने भी ट्विटर के शेयर होल्डर्स हैं उन सब से मैं 18% प्रीमियम पे करके मैं आपसे खरीद लेता हूं। तकरीबन जब ये इन्होंने ऑफर करवाई उस वक्त जो ट्विटर के स्टॉक की प्राइस थी तकरीबन $46 के करीब थी। इन्होंने कहा कि 54.5% में आपको 54.5 डॉलर पर शेयर के हिसाब से आपसे मैं ये सब के स्टॉक्स जो है वो खरीद सकता हूं। और जिसकी जो टोटल अमाउंट बनती है तकरीबन $43 बिलियन, यानी $40 बिलियन से ज्यादा की अमाउंट बनती है। अब ये दे के क्यों बाय करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपके साथ इसका क्या ताल्लुक है, ट्विटर का इसके आपके एज ए इन्वेस्टर आपके साथ क्या ताल्लुक है वो बाद में बताता हूं। इन्होंने कहा कि अब भी जो ट्विटर है वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, यानी कोई बंदा भी इनके स्टॉक में शेयर्स खरीद के इनकी डिसीजन मेकिंग में इनकी कंपनी का हिस्सा बन सकता है, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सकता है। तो इन्होंने कहा कि अगर आपने ट्विटर को सही मायनों में लेके जाना है तो इसको आप एक कारपोरेट, इसको एक आप प्राइवेट कंपनी बनाएं जिसका पब्लिक के साथ कोई ताल्लुक ना हो। एक प्राइवेट कंपनी हो जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ चले। और मैंने आपको शायद जब ट्विटर के हवाले से अपडेट आ रही थी मैंने आपको बताया था कि इलन मस्क का कहना यह है कि आपके जो वेरीफाइड यूजर्स हैं ट्विटर के, जिनको ब्लू टिक मिलती है, उनको भी आप पेड सर्विस दें कि वो महीने की आपको पे करे। अब मैं आता हूं कि इसका आपके साथ क्या ताल्लुक है। अगर तो इलन मस्क सक्सेसफुली ट्विटर को बाय कर लेता है तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये मेरी बात आप नोट कर दीजिएगा, मेरा गेस ये है कि डोज कोइन की कम से कम प्राइस का जो पंप आएगा वो 50 सेंट, या शायद डोज कोइन की प्राइस $1 भी चली जाए। उसकी वजह इलन मस्क के पास इसने खुल के बताया हुआ कि इसके पास डोज कोइन पड़े हुए हैं और वो प्रोपोनेंट है। जब कभी भी डोज कोइन के हवाले से वो ट्वीट वगैरह करता है तो उसकी प्राइस जो है वो पंप करती है। तो अगर ये इसको टेक ओवर कर लेता है, इसको खरीद लेता है ट्विटर को, तो शायद ये बीटीसी के साथ साथ डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड रखे और जितनी उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती हैं ट्विटर के ऊपर, या और जो बिजनेस रेलिवेंट वो पॉलिसीज लेके आएगा, वहां पे जो पेमेंट की ट्रांजैक्शन मोड होगा वो होगा डोज कोइन। और अगर ऐसा होगा, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, अगर डोज कोइन की पहले प्राइस 80 सेंट तक, 70 सेंट, 80 सेंट तक जा सकती है, तो इसके बाद जबकि इसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी डोज कोइन की, उसके पास आप प्राइस को कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाएगी। अच्छा, उसके अलावा जी नेक्स्ट न्यूज़ है, कल बाइनांस के जो ऑनर है सीजी, उन्होंने ट्वीट की कि जो लाइट कोइन का मिम्बल विम्बल है, लेटेस्ट उनका अपग्रेड हुआ, उसको उन्होंने अपने पूल के साथ अटैच कर दिया। ये देखिए अभी इनका स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे, अगर आप लोग ऑलरेडी बाइनांस के साथ माइनिंग वगैरह के साथ अटैच हैं तो इस हवाले से आपको ये अपडेट ज़रूरी थी मेरा देना। और दूसरा, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि बाइनांस और इस तरह और जो कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो माइनर्स को इन्वाइट करते हैं, बजाय इसके कि वो किसी और माइनिंग पूल को ज्वाइन करें। वो बाइनांस का या इसी तरह कोई और सेंट्रलाइज एक्सचेंज है
वहाँ पे पूल में शामिल होकर अपनी जो कंप्यूटर पावर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बदले में वहाँ से रिवॉर्ड मिलता है। तो आपने अगर बाइनांस का स्टडी करना है तो प्रूफ ऑफ वर्क जो बाइनांस के प्रूफ ऑफ वर्क बेस टोकन्स हैं वो देख लें। बिटकॉइन की अगर आप माइनिंग करते हैं, बिटकॉइन कैश की करते हैं, इथेरियम की करते हैं, लाइटकॉइन की करते हैं, या इस तरह ये जो लिस्टेड प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी अगर आप माइनिंग करते हैं तो आप किसी भी और माइनिंग पूल की बजाय आप बाइनांस के माइनिंग पूल को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगली न्यूज है जी, ये एक डेक्स एग्रीगेटर है 1 इंच। इन्होंने अपने नेटवर्क में फैंटम जो ब्लॉकचेन है उसको ऐड किया है। अगर तो आपको नहीं पता ये एग्रीगेटर क्या होता है, डेक्स एग्रीगेटर क्या होता है। अब डेक्स क्या होता है ये तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं। ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सर्विस होती है जिसमें आप ऐसे टोकन जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं होते, नॉर्मली आप उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेके उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से वो टोकन बाय भी कर सकते हैं और सेल आउट भी कर सकते हैं, यानी स्वैप कर सकते हैं। अब ये 1 इंच क्या है? 1 इंच ये है कि फॉर एग्जांपल आपने इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई टोकन है उसको स्वैप करना है और आप देखेंगे कि वो टोकन आपको इथेरियम के ऊपर जो डेक्सेस हैं जैसे यूनिस्वैप है, जैसे सुशी स्वैप है, या इस तरह के और डेक्सेस हैं, वहां पे आप देखेंगे आपकी कोशिश होगी कि यार मैं क्यों ना ऐसे डेक्स को यूज करूं जहां पे मुझे स्वैप की कम से कम फीस लगे। तो उसके लिए बजाय इसके कि आप एक एक डेक्स को जाके एक्सप्लोर करें, इस तरह के जो डेक्स एग्रीगेटर्स होते हैं जैसे 1 इंच है, वहां पे आपने अपना टोकन स्वैप के लिए लिखना कि मैंने ये टोकन दे के ये वाला टोकन खरीदना है। ये 1 इंच या इस तरह का कोई भी दूसरा डेक्स एग्रीगेटर क्या करेगा, मार्केट में जितने डेक्सेस मौजूद हैं सबसे रेट कलेक्ट करके जहां पे सबसे सस्ता आपका स्वैप होता होगा उसकी आपको ऑप्शन दे देगा कि ये वाले डेक्स के ऊपर अगर आप स्वैप करेंगे तो आपको सबसे सस्ता स्वैप मिलेगा, ट्रांजैक्शन फीस कम से कम लगेगी और स्वैप की जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो भी कम से कम। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और अभी अगर इन्होंने फैंटम नेटवर्क को भी इंटीग्रेट किया ऑलरेडी। 1 इंच जो है वो मेरा ख्याल है इथेरियम भी कर रहा है, पॉलीमेटिक भी कर रहा है, बाइनांस स्मार्ट चेन भी कर रहा है, फैंटम भी कर रहा है। ये 3 4 5 जो ब्लॉकचेन्स हैं उनको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इन ब्लॉकचेन्स के ऊपर अगर आपने कोई भी टोकन स्वैप करना है, फॉर एग्जांपल बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर आपने कोई टोकन स्वैप करना है, तो बजाय इसके कि आप पैनकेक स्वैप पे जाएं, आप 1 इंच की वेब पे जाएं, वहां पे जाके आप देखें कि क्या आपको पैनकेक स्वैप पे सस्ता पड़ रहा है या कि किसी और एक्सचेंज पे सस्ता पड़ रहा है। तो दूसरे लफ्जों में अगर आप डेक्स एग्रीगेटर को यूज करके आप एक्सचेंज वगैरह करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में 1 इंच की प्राइस भी मेरा ख्याल है लोएस्ट पे है। अगर आप इसमें कोई रिस्क वगैरह लेना चाहें इसको स्टडी करके तो आप इसके टोकन भी बाय कर सकते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, SLP से मतलब कुछ अपडेट्स हैं, वो उसकी इकोनॉमी से मतलब वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इन्होंने कहा है कि जो SLP की सप्लाई जो है, वैसे तो इन्होंने गेम की जो फिलहाल चेंजिंग वगैरह की थी उस वजह से SLP की सप्लाई जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। अभी मज़ीद उसकी यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, SLP बर्न होगा तो उसकी सप्लाई कम होने की वजह से SLP की प्राइस जो है वो पंप हो सकती है। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है, 9 घंटे पहले की ये ट्वीट्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हम जो नई ओरिजिन गेम लॉन्च होगी उसमें ऑक्सीज के ऊपर रॉन्स एंड चार्म्स वगैरह यूज होंगे, यानी उन ऑक्सीज की स्किल्स को, उनकी एबिलिटी को, उनकी पावर को, उनकी HP को इंक्रीज करने के लिए रॉन्स एंड चार्म्स वगैरह उन्होंने ऑफर कराए हैं। और किसी बंदे ने भी अगर रॉन्स क्राफ्ट करने हैं तो सबसे पहले SLP बर्न करेगा तो वो अपने रॉन्स और चार्म्स वगैरह क्राफ्ट कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने और ये 2-4 और मेथड बताए हैं जिससे वो SLP की बर्निंग के मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्तों में शायद आपको SLP की प्राइस जो है वो पंप होती हुई नजर आए। अच्छा, उसके अलावा जी रोनन की तरफ से अपडेट है। उन्होंने हाँ, ये 14 तारीख की यानी कल की ये अपडेट है। इन्होंने कहा है कि FBI ने, आपको याद है कि जब इनका हैक हुआ था तकरीबन $500 मिलियन से ज़्यादा हैकर ने फंड्स चोरी कर लिए थे इनके डेक्स के जो पीछे रिजर्व्स थे वहाँ से। वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो थी वेरिफिकेशन कर रही थी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि FBI ने कहा है कि ये जो हैकर्स थे, नॉर्थ कोरिया का एक हैकर्स का ग्रुप है लजारस ग्रुप। ये बड़ा निटोरियस, बड़ा बदनाम ज़माना नॉर्थ कोरिया का ग्रुप है जो कि जिनका मकसद ये है कि वो मुख्तलिफ किस्म के जो लूप होल्स हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर
उनको वो डिटेक्ट करके वहां के फंड्स वगैरह को चोरी करते हैं। तो खैर इन्होंने, इससे ये लग रहा है नॉर्थ कोरिया का मकसद ये है कि ये जो फंड्स हैं, यूं समझ लें कि एक हद तक फंड जो हैं कई सालों तक रिकवरी के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि नॉर्थ कोरिया तक आपको पता है शुमाली कोरिया ऑलरेडी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, उनकी दुनिया ही अलग है। तो वहां तक क्या FBI या किसी और सिक्योरिटी अदारे की कोई एक्सेस है? अगर है तो फिर हमें कोई चांसेस नजर आते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बड़ी बैड न्यूज़ है जो फंड से मुतल्लिक जो हैकिंग हुई है उस हवाले से। अच्छा, आगे ये प्रूफ ऑफ वर्क, कल न्यूज़ आई कि इथीरियम ने फॉर द फर्स्ट टाइम उसकी जो हैश पावर के ऊपर 51% अटैक की कास्ट है वो फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन से भी ज्यादा, यानी एक घंटे में अगर आपने 51% अटैक करने की कोशिश, हैश पावर को होल्ड करना है, कैप्चर करना है, तो उसकी एक घंटे की कास्ट $1.6 बिलियन है। तो ये हाईली कॉस्टली हो गया इथेरियम। अब ये 51% अटैक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपको पता है ये जो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, चूंकि इनके पीछे कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होती है जो कि नेटवर्क को सिक्योर करे, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करे, तो इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए जो माइनर्स हैं, जो नेटवर्क नोड्स ऑपरेटर्स हैं, वो नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, वो उसकी गारंटी देते हैं कि भाई नेटवर्क जो है वो जितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें सारे जो माइनर्स हैं उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप करना होता है। यूं समझ लें कि अगर 100 माइनर्स हैं, 100 में से अगर 51 अफराद ये कहें कि भाई ये वाला जो ब्लॉक है या इस ब्लॉक के अंदर सारी ट्रांजैक्शन जो है ये एक्यूरेट है, बेशक वो ट्रांजैक्शन फ्रॉड है या इनवैलिड है, अगर 51% लोग ये कह दें, माइनर्स ये कह दें कि भाई ये ओके है, तो जो ब्लॉकचेन है वो उसको वैलिड कंसीडर करेगी और नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ चले जाएगी। इसको क्रिप्टो मार्केट के अंदर 51% अटैक कहते हैं। यानी आपने किसी भी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क बेस या प्रूफ ऑफ जो स्टेक बेस ब्लॉकचेन्स हैं, अगर उनमें फ्रॉड करना है तो आपने वहां का 51% जो कंसेंसस है, जो हैश पावर है, उसको आप कैप्चर करेंगे तो आप कर सकते हैं। वेल फॉर एग्जांपल, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप बिटकॉइन का 51% कंसेंसस हैश पावर आप होल्ड कर लेते हैं और आप उसके बाद जो है वो एक ऐसा ब्लॉक ऐड कर देते हैं जिसमें सारी जो ट्रांजैक्शन है वो फेक ट्रांजैक्शन होती हैं, आपने मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांसफर कर दिए, और उसके बाद जब आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं 51% अटैक आपके पास है। अगर ऐसा होगा तो कोई बंदा भी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि कंसेंसस पावर, जो ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी की पावर आपके पास आ जाती है। तो ये 51% अटैक की पॉसिबिलिटी बहरहाल क्रिप्टो मार्केट को है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका था कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो भी क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टोग्राफी को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये क्रिप्टो मार्केट इन दो थ्रेट के अलावा सबसे सिक्योर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। अभी तक इंसान ने जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं डाटा को सिक्योर करने के लिए, उसकी ट्रांजैक्शन के लिए, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी है। और ये क्रिप्टोग्राफी भी जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए ब्रेक हो सकती है, जो कि अभी तक ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई। मुस्तकबिल में ऐसा होता है या नहीं, जब भी होगा मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। अच्छा जी, ये ईरानियन बेस एक बंदा है, इसने पिछले साल जैक डोर्सी की सबसे पहली ट्वीट, जब उसने ट्विटर का आगाज किया तो सबसे पहली जो उसने ट्वीट की थी, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, ये वाली ट्वीट जैक डोर्सी ने NFT बना के सेल आउट कर दी। ये ईरानियन बेस ये बंदा था, इसने तकरीबन 2.9 मिलियन यानी 29 लाख डॉलर की ये ट्वीट बाय की उस वक्त, एक साल पहले। अभी ये मेरा ख्याल है कोई 4-5 दिन पहले इसने वो वाली ट्वीट ओपन सी पे लिस्ट की। जब इसने ओपन सी पे लिस्ट की तो अब उसकी बोली लगी, इसने जो सेल आउट करना था, इसने तकरीबन 29 लाख डॉलर पे ये कह रहा है कि मैंने अब जो सेल आउट करना है 48 मिलियन डॉलर यानी 4 करोड़ 80 लाख डॉलर को इसको देगा, तो ये जैक डोर्सी की पहली जो ट्वीट है वो उसको सेल आउट करेगा। और जब इसने ओपन सी पे लगाया तो जो लास्ट बिड थी, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, जो लास्ट ऑफर इसको आई है वो आई है $11,536। तो ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं कि समटाइम आप हाइप की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से कोई चीज़ अगर खरीद लेते हैं तो आपको इस तरह नुकसान भी हो सकता है। 29 लाख डॉलर लगा के जो इसने NFT बाय किया है उसकी वैल्यू इस वक्त 11,500-12 हज़ार डॉलर लग रही है। आप इमेजिन करेंगे कितना बड़ा लॉस है। अभी कोई पता नहीं है, अभी ये कंटिन्यू ऑफर, कोई पता नहीं आने वाले वक्तों में इंक्रीज भी हो, लेकिन
अभी तक की जो ऑफर है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, ये इक्का दुक्का न्यूज़ है थोड़ी सी, वो मैंने आपके साथ शेयर करके, तो फिर वो जो सरप्राइज जो मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पुर्तगाल का सेंट्रल बैंक है, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम अपने कंट्री के अंदर किसी बैंक को क्रिप्टो के हवाले से लाइसेंस दिया कि वो अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को वो क्रिप्टो की सर्विसेज दे सकता है। इसी तरह बैंक ऑफ जापान जो है वो भी ये आइंदा चंद महीनों के अंदर अपना CBDC बाकायदा लॉन्च करने जा रहा है। अब मैं ये आपके साथ क्यों न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में भी एक रजीम चेंज हुई है। अब उस रजीम चेंज से मुतल्लक जो खान साहब या PTI के हैं लोग, उनका एक अलग बयानिया है, और हमारे मुल्की इदारों का और दीगर जो सियासतदान हैं उनका एक अलग बयानिया है। कल जो DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें डिटेल डिस्कस किया गया इसको, उसको भी ये दोनों जो ग्रुप हैं PTI एंटी PTI, वो ग्रुप अपने अपने उसको मतलब पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI वाले अभी भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये तो कहा है ना कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है अमेरिका ने, और हमने उसको कंडेम भी किया। और दूसरी साइड पे वो जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है जी कि ये खान साहब ने साजिश का रट्टा लगाया था, तो DGPR ने भी तस्दीक कर दिया कि ऐसी कोई साजिश नहीं है। इस बहस में नहीं पढ़ना। अब मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, देखें रजीम चेंज हुई, जैसा भी है अच्छा बुरा, वो आपको नताइज हम सबको, मुझे भी भुगतने पड़ेंगे। कोई भी हुक्मरान आता है, वो इमरान खान है या कोई भी हुक्मरान है। पिछले हुक्मरान इमरान खान साहब के हवाले से मैं, वकार ज़का या हमारी क्रिप्टो जो और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने तय कोशिश करते रहे हैं कि हम आवाज़, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं, कि हमारे हुक्मरानों तक पैगाम पहुँचे कि अगर आप अपनी इकोनॉमी के मसाइल को हल करना चाहते हैं तो जहाँ दीगर ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप क्रिप्टो मार्केट को भी लाजमी एक बार इस तरफ नज़र लाजमी डालें। अभी दोबारा ये जो नहीं है, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक मेरा ख्याल है इनकी अपनी कैबिनेट जो है वो नहीं अभी हुई है इस्टेब्लिश। तो जैसे ही होती है मेरी रिकमेंडेशन, नई जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब, उनको भी यही रिक्वेस्ट है कि बजाय इसके कि आप IMF की तरफ देखें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप IMF को भी देखें। मैं ये नहीं कहता, जाहिर बात है आपने जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो इन्वेस्टर का एतमाद है, उसको भी स्टेबल रखने के लिए आपकी मजबूरी है आप IMF की तरफ जाएं। लेकिन साथ साथ पैरेलल अगर आप वाकई ही इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो मार्केट को एक्सप्लोर करें। इसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। मैं ये नहीं कहता आप पब्लिक मनी इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन बगैर पैसा इन्वेस्ट किए भी आप हमारे मुल्क, हमारी आवाम का फायदा कर सकते हैं। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया। वहां का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मोर देन 70% लोग ऐसे थे जो कि अनबैंक्ड थे। कैश ट्रांजैक्शन, जहां पे कैश ट्रांजैक्शन होती है वहां पे करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहां पे पब्लिक के साथ जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह स्कीम्स होती हैं उनके अंदर करप्शन के बहुत ज्यादा मामलात होते हैं। टैक्स अवेजन होती है कैश डील्स के अंदर, और जब सारी चीजें डिजिटल और कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ चले जाती हैं तो करप्शन भी खत्म हो जाती है और टैक्स से बचना भी। तो वो 70% पॉपुलेशन को जो कि अनबैंक थी उसको बैंक पॉपुलेशन उन्होंने कर लिया। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब आपने ये नहीं घबराना, या कोई भी हुक्मरान, आप लोगों को ये घबराने की जरूरत नहीं है कि जब हम ये डिसीजन लेंगे तो हमारी जो अपोजिशन है वो कहीं इसको लेकर के हमें नुकसान ना पहुंचाए। ये मैं आपको बताता चलूं, जब एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकीले ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया था, उसके कुछ महीनों बाद वहां की यूनिवर्सिटी ने पब्लिक सर्वे कराया था। मोर देन 54% जो पॉपुलेशन थी उन्होंने उस आइडिया को गलत करार दिया था, उसके खिलाफ मनफी असरात। सिर्फ 16% अवाम ऐसे थे जो कि नाइब बकूले के साथ खड़े थे कि उसने बिल्कुल सही किया। मेरे दोस्तों भाइयों, लीडरशिप ये नहीं देखती कि उसने पॉपुलर डिसीजन करना है या नहीं। लीडरशिप देखती है कि कौन सा फैसला ऐसा है जो कि मेरे मुल्क को, कौम के लिए फायदा मंद है। तो कोई बंदा भी है, अगर उसको अपोजिशन का खौफ है, अगर उसको पॉपुलैरिटी अनपॉपुलैरिटी का खौफ है, तो फिर वो लीडर नहीं है। लीडर ने अगर ये फैसला, पहले तो सबसे पहले वो इस मार्केट को समझे। अगर उसको समझ आए कि वाकई हमारी रियासत का, हमारे मुल्क का, हमारी अवाम का इससे फायदा है, तो फिर ये ना देखे कि उसकी पॉपुलैरिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो लाजमी वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले जो कि हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है। ठीक है, लास्ट में जी ये KuCoin ने अपना IGO स्टार्ट किया है, और फर्स्ट जो IGO है, IGO क्या होता है, इनिशियल गेमिंग ऑफरिंग, यानी जो नई नई गेम्स लॉन्च होती हैं वो सबसे पहले फंड रेजिंग करती हैं, अपने NFTs, अपने टोकन वगैरह सेल आउट करवाते हैं फंड रेजिंग के लिए।
ये पहली पिकास्टर नाम की है, पिकास्टर है, ये क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, इनकी ये गेम लॉन्च हुई है। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश की है, जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी है उसी तरह की ये ऑक्सीज हैं, वहाँ पे ऑक्सीज हैं, इसको ये पिकास्टर मेरा ख्याल बोलते हैं। इस तरह के NFTs कार्टून है, मॉन्स्टर कार्टून, इनके ज़रिए आपने उसी तरह कार्ड्स के साथ आपने गेम प्ले करनी है। इसमें आप 5 जो हैं पिकास्टर वगैरह NFTs को लेके आप गेम प्ले कर सकते हैं। अब इस IGO में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो भाई, अगर आपने KuCoin को अभी तक ज्वाइन नहीं किया और आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी फैमिली जितनी ज़्यादा मेरे साथ अटैच होती है मुझे खुशी होती है। और अगर आप मेरे रेफरल लिंक के ज़रिए KuCoin को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे आपको मेरा KuCoin का रेफरल लिंक नज़र आ रहा है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आपने वहाँ पे क्लिक करके अपने आप को साइन अप करना है और उसके बाद KYC करवानी है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे वो जो पिकास्टर NFTs हैं जिसको लेकर के आपने गेम प्ले करनी है, और वहाँ से इनके 3 मुख्तलिफ टोकन है। जब आप गेम प्ले करेंगे तो 3 मुख्तलिफ किस्म के टोकन आप अर्न करेंगे, उसको बाद में आप रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये गेम लॉन्च नहीं हुई, अभी ये सिर्फ अपने NFT सेल आउट करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है मई या जून में जाके इन्होंने गेम लॉन्च करनी है, लेकिन उससे पहले सस्ते दामों ये अपने NFTs वगैरह सेल आउट कर रहे हैं। ये वाला इन्होंने ये राउंड फर्स्ट जब किया था, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, राउंड फर्स्ट जो है 10 सेकंड के अंदर फिनिश, यानी 3000 इन्होंने NFT सेल आउट करने थे। जैसे ये टाइमर इसका एंड हुआ 10 सेकंड के अंदर सारे राउंड 1 के जो NFTs सेल आउट हो गए। अभी ये राउंड 2 चल रहा है। राउंड 2 में जो आप NFT खरीदेंगे वो आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। जो राउंड 1 में जिन लोगों ने खरीदा है उनको एक NFT $30 का पड़ा है। अब राउंड 2 में जो NFT आप खरीदेंगे वो $60 का एक होगा, 60 USDT का। 6 घंटे बाद ये लॉन्च होना है। अगर आपने ये NFT खरीदने हैं तो मेरे दोस्तों भाइयों, आपने सेकंड्स के अंदर, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर पहले जो है वो 30,000 मेरा ख्याल 3,000 था, अब ये 15,000 NFT सेल आउट करेंगे। तो मेरा ख्याल आपको 10-15 सेकंड मिल जाएंगे खरीदारी के लिए। तो अगर आप खरीदना चाहें तो मैक्सिमम जो एक यूजर है वो 5 NFT खरीद सकता है। 60 मतलब आपको $300 अपने स्पॉट वॉलेट में आपके होना चाहिए। अगर आपके पास $300 होगा तो आप ये 5 NFTs खरीद सकेंगे। और जब आप 5 NFT खरीदेंगे उसके बाद जब गेम लॉन्च होगी तो आप वो गेम प्ले करके तो आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये इनका एक तीसरा भी NFT है, उसकी भी ऑक्शन इन्होंने करनी है। उस ऑक्शन में यह है कि एक NFT की प्राइस मेरा ख्याल है उसमें भी 6 घंटे रह गए हैं। एक NFT की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $500 होगी, लेकिन अगर कोई बंदा एट दी स्पॉट खरीदना चाहे तो एक NFT की प्राइस $5,000 है। तो इसका मतलब यह है कि अगर गेम प्ले करने के लिए आप ये 5 NFT खरीदते हैं तो आपको $25,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाले NFT जो खरीदेगा इस पे रिवॉर्ड भी कई गुना उसको मिलेगा ओबियसली, और ये अर्ली इन्वेस्टमेंट होगी। ये इन्वेस्टमेंट आपने गारंटीड, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी, क्योंकि जब तक ये गेम लॉन्च नहीं होती है उस वक्त तक आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की ही कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो ये इनकी वेबसाइट है, इसका लिंक में मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जाके आप, बल्कि जब आप KuCoin को करेंगे तो यहाँ जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आप खुद इसको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप खुद भी करना चाहें तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है picaster.com वेबसाइट, वहाँ पे जाके इनकी गेम को अच्छी तरह आप स्टडी करें कि ये किस तरह क्या इनका फिनोमेना है, इसके वाइट पेपर को स्टडी करें। ठीक है, और अच्छी तरह स्टडी करने के बाद फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।